हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। देखो फ्रेंड, एडिटोरियल पेज की अगर बात करें तो दो आर्टिकल्स यहाँ से हम पिक करने वाले हैं। एक तो है इन्फ्लेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। इसमें जानेंगे कि अभी जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, चाहे सीपीआई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की टर्म्स में बात करें या होलसेल प्राइस इंडेक्स के टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कॉरपोरेट्स हो गए या फिर जो हाउस होल्ड्स हैं या फिर फार्मर्स हैं, इन पर इस महंगाई का क्या असर है जानेंगे, और आरबीआई को क्या करना चाहिए या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। दूसरा इधर स्पीड इज द की। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कोविड-19 को लेकर के जो वैक्सीनेशन की ड्राइव 21 तारीख से अभी शुरू हुई है, मंडे से, तो उसको और ज़्यादा हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, थोड़ी सी बात यहाँ से पिक करेंगे। थोड़ी सी बात आपको बताई जाएगी आफ्टर अस, कि अभी आप देखो कि पेंडेमिक के बाद में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि चैलेंजिंग हो सकती है, जानेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज द फेडरल लेटडाउन। इस आर्टिकल में तो देखो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के साथ में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स को आपको इग्नोर करना है, बस एक समझने के लिए हमें समझना जरूरी। देखो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्या आप पॉलिटिक्स को आप अपनी खुद की प्रिपरेशन से दूर रख सकते हो? केवल और केवल एक हद तक, कि हाँ जी आपसे प्रिंसिपल्स की बात करें, सिद्धांतों की, पर आपको काम तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में या फिर जो भी सरकार इलेक्ट होकर के आएगी उनके साथ मिलकर ही तो करना पड़ेगा। तो आपके पास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, राइट। तो वहाँ पर हमें अपना क्लैरिटी लेके आने के लिए ये आर्टिकल डिस्कस करना जरूरी है। देखेंगे इसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं राइटर। सिमिलरली सेम थीम यहाँ पर आप रिपीट करोगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की बात करोगे, कि एक आदमी जो कि करिश्माई है, जो कि पर्सनैलिटी कल्ट के बेसिस पे अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपोज कर पा रहा है, जैसे कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी अभी। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में क्या तो एक मैचिंग है, और इनके चलते अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की जा पा रही है इनकी, इसको लेकर के आर्टिकल बताया हुआ है। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा जिस्ट लेंगे, जानेंगे, ठीक है। और नीचे वाला आर्टिकल है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो आर्टिकल तो में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक बार देखना जरूरी है, देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है इन्फ्लेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। आर्टिकल को लिखा गया है धर्मकीर्ति जोशी और पंखुड़ी टंडन के द्वारा। ये दोनों इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट हैं। जोशी चीफ इकोनॉमिस्ट है, टंडन इकोनॉमिस्ट है क्रिसल लिमिटेड में। तो इनके द्वारा कुछ यहाँ पर पॉइंट्स एक तरीके से अंडरलाइन किए जा रहे हैं। देखो अभी इसी साल की बात करें तो अप्रैल तक होलसेल प्राइस इंडेक्स तो राइज कर रहा था, पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो जो था वो एक लिमिट में था। लिमिट क्या था? सिंपल सी बात है कि आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4+-2 की जो टारगेट दी हुई है कि इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको 4+-2% की रेंज में आपको रखना है, पर उस रेंज को भी ब्रीच कर चुकी है अभी लिमिट्स, क्योंकि अभी रिसेंट जो डेटा रिलीज हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो क्या आ रहा है 6.3%। तो इस हिसाब से तो 4+-2 मैक्सिमम 6 को भी ये क्रॉस कर गया। तो आरबीआई की जो अपर लिमिट है उसको क्रॉस कर गया, ठीक है। और इसकी बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा है, 12.94 समथिंग के लगभग राइज हो चुका है। तो ये कोई एक साल का, पिछले साल का इस साल में कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अगर पिछले साल को हम अभी से कंपेयर करें तो आपके पास में डेटा डेफिसिएंट है, डेटा डेफिशिएंसी आ जाएगी कि हाँ डेटा की कमी हमारे पास में, और कोविड-19 का पूरा लॉकडाउन लगा था, वो सारी चीज़ें। पर ये जो राइज है ना, ये मंथ बेसिस पे है, मतलब अप्रैल से आपने मई को कंपेयर किया और आपको पता पड़ा कि इन्फ्लेशन राइज हो गई। तो मंथली बेसिस पे ये ट्रेजेक्ट्री आती है ना, तो एक ट्रेंड हमें फील होता है, और उस ट्रेंड को हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब हो गया कोई भी लेंडर है उसको तो नुकसान होता है, और जो बोरोवर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, मान लो कि ए है जो पैसे वाला है, बी है जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो ए के पास में गया और बोला मुझे 5,000 रुपये उधार दे दे, तो 5,000 रुपये उधार दे दिए, चलिए ठीक है। अब ये इस टाइम पर रुपया जो है वो अच्छा खासा है, मतलब वैल्यू इसकी रुपए की अच्छी है, इसका मतलब मार्केट में रुपए की शॉर्टेज है। अब रुपए की शॉर्टेज है तभी तो वैल्यू ज़्यादा हुई, और शॉर्टेज इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लगेगी। तो अब देखो आप कि ए गया वहाँ पर, बी गया ए के पास में, उधार लेकर के आ गया 5,000 रुपये, जब पैसे की शॉर्टेज थी। अब आ जाओ सिनेरियो दूसरे में,
अब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, पैसा बहुत घूमने लग गया। अब पैसा जब बहुत घूमने लग गया तो ऐसी परिस्थिति में अब आप देखो कि ए बी जो है उसको पैसा लौटाना है ए को। अब पैसा लौटाने के लिए वो क्या करेगा, या तो कमा चुका, उसके पास में पैसा बहुत है अभी क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ी है, तो बी के पास में भी तो कुछ तो पैसा ज़्यादा आया ही होगा ना। या वो किसी, मान लो इसने कमाया भी नहीं, तो वो किसी दूसरे लेंडर के पास जाएगा, सी के पास में, और पता पड़ा कि अभी इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में वो कम है क्योंकि लिक्विडिटी है क्या, वो ज़्यादा है, मार्केट में रुपया बहुत घूम रहा है। तो ऐसे में सी है वो बी को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा अवेल करा देगा, और कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा अवेल करा करके बी वो 5,000 रुपये रिटर्न कर देगा ए को। तो ए को यहाँ पर नुकसान हुआ कि नहीं, कि जिस टाइम पे ए ने 5,000 रुपये बी को उधार दिए उस टाइम पे 5,000 की वैल्यू क्या थी, और आज के टाइम पे बी ने जब 5,000 रुपये रिटर्न कर दिए उस टाइम पे 5,000 की वैल्यू डाउन हो गई। इसका दूसरा तरीका ये आप समझो कि आज से 3 साल पहले की बात करें, जहां पर 5,000 रुपये में यूं मानो कि आप कोई भी एक चीज़ के 100 पीसेज लेकर, 1,000 पीसेज लेकर के कैपेबल थे, या 1,000 पेन खरीद के ला पा रहे थे। और आज की परिस्थिति ये हो गई है कि आपका वो पेन जो 5 रुपये में पड़ रहा था वो आज 10 रुपये का एक हो गया। इसका मतलब आज आप कितने पेन खरीद पाओगे, सिर्फ 500 पेन। तो नुकसान हुआ कि नहीं। तो ऐसे में लेंडर को तो हो जाता है नुकसान और बोरोवर को तो हो जाता है फायदा जब इन्फ्लेशन राइज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना इस पे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है, प्रीलिम्स में आता है ज़्यादातर। अब देखो गवर्नमेंट की बात करें तो बोरोवर को बेनिफिट है, और सबसे बड़ा बोरोवर आज की परिस्थिति में कौन है जी, गवर्नमेंट ही है। क्योंकि हम देखें कि सरकार को पैसा खर्च भी करना पड़ रहा है, सरकार के पास में रेवेन्यू कलेक्शन भी कम आ रहा है, तो सरकार क्या करेगी, मार्केट से पैसा उधार लेना शुरू करेगी। अब इन्फ्लेशन हमें पता है ज़्यादा चल रही है, तो ऐसे में सरकार उधार लेगी तो सरकार के ऊपर कर्जे का दबाव है वो भी कम पड़ेगा। अब सरकार का मतलब क्या हो गया, देश की बात कर रहे हो आप, तो नेशनल डेट जो है वो लोड डाउन हो जाएगा, ठीक है, साइज ऑफ इकोनॉमी के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा घूम रहा है तो सरकार को भी उधार लेने में जोर नहीं आएगा। देखो यूनियन बजट 2021-22 की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 14.4% का एक्सपेक्टेशन रखा है, जबकि एक्चुअल में नॉमिनली अगर जीडीपी ग्रोथ देखें तो वो 16% तक रहने वाली है। वजह क्या है कि नॉमिनल जीडीपी में आप क्या करते हो, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हो। ध्यान रखना आप कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होती, महंगाई जो चल रही है उसी के ऊपर आप कैलकुलेट कर लेते हो। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास में अगर 1 साल पहले 1,000 रुपया था और उसमें आप अपनी घर की सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे थे, अब आपके पास में मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने के चलते 1,500 रुपये आ गए, पर आप अभी भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई पर महंगाई भी तो बढ़ गई ना। तो इसके चलते अब जो 1,000 रुपये में काम होता था वो आज 1,500 रुपये में भी नहीं हो पा रहा है। आपने सुना होगा ना कि हम बड़े लोगों से या बूढ़े लोगों से कि भाई हमने हमारे ज़माने में 4 रुपये किलो घी खरीदा था कोई ज़माने में, ठीक है, तो आज देसी घी की अगर रेट देखोगे तो 750-800 रुपये किलो की समथिंग मिल जाएगी आपको। तो वो जो चीज़ है ना, वो आप देखो कि क्वांटिटी वो 1 किलो घी ही है, पर उधर 4 रुपये में काम होता था तो आज आप उसके 750 रुपये दे रहे हो। तो एक्चुअल में आप देखो तो रियलिटी तो कुछ और ही आ रही है ना। रियलिटी तो वही है कि उस टाइम का 4 रुपये के बराबर आज का 700 रुपया हो गया। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई करो कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है और उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन को आप बिना एडजस्ट किए इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हो, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, वो सरकार ने तो एस्टिमेट की थी 14.4% का ही, जबकि ये राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से इकोनॉमी 16.5% तक अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगी। वजह इन्फ्लेशन, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हो। तो एक तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके आनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जबकि रियल जीडीपी का अगर डेटा हम देखें वो कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है, ठीक है, कि 11% पे हम थे, अब 9.5% पे आ जाए। अब रियल जीडीपी का मतलब हो गया क्या कि आपने महंगाई का जो पूरा इफेक्ट आ रहा ना जीडीपी कैलकुलेशन पे, उसको आप हटा दो। क्योंकि एक पेन को खरीदने में आप पहले 5 रुपए दे रहे थे, आज उसी पेन को खरीदने में 10 रुपए दे रहे हो, तो क्या आप रियल सेंस में पैसे वाले बने क्या, आप ये बताओ।
क्योंकि आपको खर्चा तो डबल उठाना पड़ रहा है और यहाँ पर 5 रुपये में भी वो काम हो रहा था। तो ऐसे में अगर बोले कि यार मेरे पास तो कोई ज़माने में 5 आजकल 100 रुपये जेब में रहते हैं, पर भाई खरीदने की वो भी तो ना, परचेजिंग पावर पैरिटी भी तो देखो कि कितना सामान आप खरीद पा रहे हो। तो रियल सेंस में तो आपको क्या फील होगा कि वाकई में यार गरीबी बढ़ी है, या फिर आप कह सकते हो कि मेरा इकोनॉमिक स्पेस जो है वो डाउन हुआ है। और नॉमिनल सेंस में देखोगे ना कि हाँ भाई महंगाई को साइड में करो, पर पहले मेरे पास 5 रुपए हुआ करते थे पॉकेट में, आज मेरे पास 10 रुपए हैं। तो देखने में तो ये बड़ा है, पर रियल सेंस में जब ये पेन की बात आए तब आपको फील होगा कि नहीं जी ये तो बराबर सा ही है, या फिर ज़्यादा नुकसान वाली बात है। आज मेरे पास 10 रुपये हो चाहे 15 रुपये हो, पर महंगाई ज़्यादा है तो इफेक्टिवली वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे में नॉमिनल जीडीपी की तो राइज करके बता रहे हैं राइटर कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, और जबकि रियल जीडीपी है वो एक्चुअल में डिक्लाइन कर रही है थोड़ा सा। जो एस्टिमेट लगाया गया था, जो कि 11% लगाया गया था, 9.5% तक आरबीआई ने भी यही कहा कि 10.5% तक थी प्रोजेक्शन, फिर उसके बाद में सेकेंड वेव आने के बाद 9.5% कर दिया गया। आप देखो नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेशन की बात करें तो 15% से 16.5% पहुंच गई। क्यों पहुंची वो मैंने बता दिया। रही सही में होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये दोनों भी राइज हो रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है कि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आप सप्लाई साइड में डिमांड, जैसे जैसे डिमांड तो वैसे भी रुकी हुई है, सप्लाई साइड में जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, जो अभी एक तरीके से लोकल लॉकडाउन लगाए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो सप्लाई जब इंश्योर होनी शुरू हो जाएगी ना तो होलसेल प्राइस इंडेक्स 7.5% तक आ जाएगा और सीपीआई भी 5.3%, जो कि 6% से लिमिट के अंदर अंदर आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ पर पॉइंट है कि इन्फ्लेशन ने ये सारा मुद्दा क्रिएट किया है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए एक इंडिकेटर आता है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करो तो इसको सिंपल से टर्म्स में अगर देखें तो आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो और उसके लिए क्या किया जाता है कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेटर, ये आ जाता है। या फिर आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करना चाहते हो तो जीडीपी डिफ्लेटर से नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दो। अब नॉमिनल जीडीपी का मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आप पिछले साल के कंपैरिजन में आज के साल को देखते हो कि हाँ मेरे पास में पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये तो नॉमिनल जीडीपी है। जबकि रियल जीडीपी में आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर ईयर बेस ईयर फिक्स कर देते हो, जैसे कि 2015-16 आपने फिक्स कर रखा हो। ठीक है, अब ऐसे में 2015-16 में जो प्राइस थी, जो रेट्स थी, और उस टाइम पर आप कितना सामान खरीद पा रहे थे 2015-16 रुपए में, 2015-16 के टाइम पे 100 रुपए में, और आज के टाइम पे 100 रुपए में कितना सामान खरीद रहे हो, उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो पता पड़ेगा कि हाँ रियल में जीडीपी कहां पे चल रही है। समझ गए। तो ऐसे में आपने क्या किया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। अब आप देखो कि जीडीपी डिफ्लेटर जो कि डिफरेंस को कैलकुलेट करता है नॉमिनल और रियल जीडीपी में, ये मैंने बता दिया आपको। इसमें आप इन्फ्लेशन को भी चेक करते हो, जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को वेटेज दिया जाता है। वैसे एक चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर के आता है, ये पूरी इकोनॉमी की बात करता है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जब आप पढ़ते हो तो हमें एक बास्केट के बारे में पड़ता है कि हाँ जी कुछ फिक्स गुड्स हैं जिनको तो इंक्लूड किया हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, और कुछ फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्वॉल्व है, उनके बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है इकोनॉमी में कि कितनी महंगाई बढ़ी है, तो इनके वेटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। तो ऐसे में इन सारी सिचुएशन को देखें तो नॉमिनल जीडीपी है ना, इसमें तो देखो कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ जी आपको पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा आप गेन कर चुके हो। ठीक है, और सिचुएशन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखो कि ये जो इकोनॉमिक्स की एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन में क्या होता है कि आप कैलकुलेशंस को ही देखते हो। ठीक है, इकोनॉमी की बात भी करो, पर जब आप इमोशंस पे जाना शुरू कर दो कि कोई भी, जैसे चाइनीज गुड्स है बहुत ज़्यादा बिकता है इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार ऐसी लहर आई कोविड-19 के टाइम पे जब चाइना के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में लोगों ने बैनर लगाने शुरू कर दिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बाइकआउट करो। वजह कि बोले चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में अपनी दादागिरी दिखाई है, तो उसके चलते हैं। तो इन चीज़ों को ये कैलकुलेट नहीं करती है इकोनॉमिक्स, ये एक लिमिटेशन है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी इमोशनल इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी ध्यान देना पड़ता है। ओके, और बहुत सारी अब कोविड-19 के बारे में किसने सोचा था कि हाँ भाई ये ऐसा हो जाएगा, अब थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, डर तो है आएगी, और कितनी डेडलीस्ट होगी वो। तो ऐसे में ये इकोनॉमिक्स की लिमिट से बहुत परे है।
तो ऐसी परिस्थितियों में केवल कैलकुलेशन के बेसिस पे हम प्लान कर सकते हैं, राइट। तो वही चीज यहां पर है कि जीडीपी डिफ्लेटर को एडजस्ट करके देखें तो हमें यहां पर कुछ और एक इमेज जो निकल के दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसी है कि पास्ट में जो वैल्यू थी डेट की, कर्जे की, या फिर कर्जा सरकार ने लिया हुआ है, उस सरकार के ऊपर कर्जा जो था उस कर्जे को का इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। अब ब्याज जो दे रहे थे उसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग, या फिर आप कुछ भी प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट या ईएमआई जो भी चुका रहे हो, एक हाउस होल्ड के ऊपर भी यही अप्लाई होता है। तो उन चीज़ों को देखें तो रियल टर्म में अगर देखें तो इन्फ्लेशन तो राइज हो रही है। अब इन्फ्लेशन राइज हो रही है, इसका मतलब आपको पता है कि लोगों के हाथों में पैसा बहुत है, पैसा बहुत है तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है ना, वो तो देखो कहीं ना कहीं डाउन हुई है। वजह इसकी क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के लिए आप इंडिकेशन में मान के चलना कि लोगों के हाथों में पैसा बहुत है, डिमांड ज़्यादा है। पर वही चीज़ है, अभी क्या हो रहा है, एक तरफ तो डिमांड भी डाउन हो रही है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अभी करंट इन्फ्लेशन का जो स्कोप है ना, वो तो देखो सप्लाई साइड की वजह से है, ठीक है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहां पर सरकार के ऊपर जो कर्जा है, उस कर्जे का जो ईएमआई या फिर जो भी इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, वो थोड़ा सा असर सरकार के ऊपर कम है। बात वही आ गई कि एक बोरोवर को इन्फ्लेशन का फायदा ज्यादा मिलता है बजाय कि एक लेंडर के। इसके अलावा अगर हम देखें इस डेट डायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर ग्रोथ रेट और इंटरेस्ट रेट के बीच में अगर गैप बढ़ता है ना, तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा डेट टू जीडीपी, कि डेट जीडीपी अगर राइज हो रही है और डेट आपका रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशियो आपका डाउन चला जाएगा। और ये एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए डाउट क्रिएट करता है। कैसे? हमने कितनी बार देखा है कि क्रेडिट फ्लो की अगर बात करें तो चाइना, यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां पर एक्सपर्ट्स का ये कहना होता है कि जीडीपी के कंपैरिजन में क्रेडिट कितना फ्लो हो रहा है, कितना उधार लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, तो वो चाइना में 180% तक जाता है। जीडीपी अगर 100 रुपए की है वहां की, चाइना की, तो 180 रुपए मार्केट में घूमते हैं लोन के नाम पे। सेम चीज आप अप्लाई करो यूरोप के लिए, 150 से ज्यादा % चल रहा है। तो ऐसे में एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए ये चेक आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये आप डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करोगे तो इसमें इकोनॉमी के लिए ये शॉक है कि नहीं। फिर बात आ जाती है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो आप खुद प्राइवेट कंजम्पशन की बात करो। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब कि आपने पूरे टैक्स वैक्स सब कुछ पे कर दिए, फिर उसके बाद में आपके पास में पैसा बच रहा, अपनी कमाई हुई पैसे का एक हिस्सा, जिससे कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो कि हाँ मुझे फ्रिज लाना है, टीवी लाना है, घर के खर्चे उठाने हैं, वो सारा वो प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। उस प्राइवेट कंजम्पशन की बात करो तो वहाँ पर परचेसिंग पावर आपकी रिड्यूस हो जाती है। वजह कि आपके पास में वही बात, पहले 10 रुपये में पहले 5 रुपये में एक पेन आता था और आज 10 रुपये में वो पेन आता है। तो आपकी प्राइवेट कंजम्पशन एक्चुअल में कम हुई कि नहीं? कहीं 5 रुपये में एक पेन लेकर के बचे हुए 5 का कहीं और यूज़ करते, अब आप दोनों 5 को मिला करके एक पेन ला पा रहे हो। तो ऐसे में प्राइवेट कंजम्पशन रिड्यूस हुआ कि नहीं? तो एक ये इससे क्या हो गया इन्फ्लेशन की वजह से कि प्राइवेट कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा हिट किया है, और मेनली किया गया है रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज़ में। प्राइवेट कंजम्पशन जो है शहरों में बहुत कम हुआ है इस इन्फ्लेशन के चलते। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, इसके बेसिस पे जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो देखें या फिर उसमें देखें तो उसमें फूड और नॉन फूड दोनों को कवर किया जाता है। मतलब खाने से संबंधित जो भी स्टफ है उसको, और जो नॉन फूड है उनको भी। तो अभी तक तो सिचुएशन ये थी कि फूड इन्फ्लेशन थी वो तो देखो डाउन है, और नॉन फूड इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देखो 5% है फूड इन्फ्लेशन, और जबकि नॉन फूड इन्फ्लेशन की बात करो तो 7.1% है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखो कि कंजम्पशन पैटर्न में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उसी कंजम्पशन पैटर्न को आगे समझाया जा रहा है राइटर्स के द्वारा, ठीक है। उसको समझने से पहले यहाँ पर आप देखो कि एक पैटर्न जो पिछले 5 महीनों में देखने को मिला है वो कुछ ऐसा था। अभी ये जो लेटेस्ट है वो तो आपके सामने है ही कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो तो 5% चल रही है, नॉन फूड इन्फ्लेशन है वो 7.1% चल रही है। मतलब नॉन फूड आइटम ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। एक तो ये चीज़ यहाँ से आपको समझनी है। इसके अलावा पिछले 5 महीनों का अगर ट्रेंड देखें तो फूड इन्फ्लेशन तो कम रही है, ठीक है, और जबकि नॉन फूड आइटम्स की बात करें तो उसकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज़्यादा रही है, 6%। यही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अब इसका असर किस किस सेक्टर पे कैसे पड़ेगा वो देखो। फार्मर्स की बात करते हैं सबसे पहले। फार्मर जो कि प्रोड्यूस तो करता है फूड, लोगों को क्या देता है जी? खाना। फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया, मार्केट में बेचेगा। तो फूड इन्फ्लेशन कम है, इसका मतलब फार्मर को उसके आउटपुट का पैसा कम मिलेगा।
ठीक है। दूसरी तरफ फार्मर एक फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इनपुट्स में चलो सीड दो वो लेकर के आ जाएंगे, पर वो भी प्रोसेस्ड होंगे, ठीक है, तो वो नॉन फूड कैटेगरी में चले जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होकर के फिर बाद में एक बीजों को अलग कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में लेके आते हैं। फर्टिलाइजर की बात करो, डीजल की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, ये तो नॉन फूड है ना सारा। तो ऐसे में फार्मर्स के पास में जो उनका कमाई का साधन है, जो कि खाना है, फूड जो बेच के वो कमाते हैं, वहाँ से तो इनकम कम हो रही है, और दूसरी तरफ नॉन फूड आइटम्स जो है वो महंगे मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप बताओ एग्रीकल्चरिस्ट को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हो रहा है कि नहीं फार्मर्स को? तो देखो ये एक चिंता की बात है। अगर नॉर्मल मॉनसून कंडीशंस की बात करें तो पिछले साल का तो ये सिचुएशन था कि अच्छी तो क्रॉपिंग हो गई थी और फूड इन्फ्लेशन भी अच्छी खासी चल रही थी। होलसेल की बात करो, रिटेल मार्केट की बात करो, दोनों जगह पे। तो इसका असर क्या हुआ? रूरल इकोनॉमी कहीं ना कहीं सर्वाइवल कर पाई, क्योंकि फार्मर्स खेत गाँव में रहते हैं और उनका मॉनसून चाहिए एक तो, और एक जो प्रोड्यूस हो गया जो भी एग्रीकल्चर से, उसके ऊपर उनको रिटर्न अच्छा मिल जाए, और क्या चाहिए। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी, तो रूरल इकोनॉमी अच्छी रही। इसके अलावा गवर्नमेंट के सपोर्ट जैसे कि नरेगा के तहत रोजगार देना, तो गाँव की इकोनॉमी अच्छी चलती रही। और पीएम किसान एलोकेशन की बात करें तो वो भी अच्छी चलता रहा कि सीधा फार्मर्स के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे उनके अकाउंट में भेज दिया गया। तो इससे आप देखो एक रिकॉर्ड फूड प्रोक्योरमेंट हुआ और उससे और ज़्यादा रूरल इकोनॉमी बूस्ट रही। अब की बात अगर करें तो देखो मॉनसून तो नॉर्मल बताया जा रहा है, पर नरेगा या फिर दूसरी जो स्कीम्स हैं उनमें जो अलोकेशन है वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, अभी सिचुएशन ये बन चुकी है कि सरकार के पास में भी फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, स्पेस कम है। तो इसका क्या हो गया कि रूरल पॉपुलेशन को अब की बार जो सपोर्ट पिछले साल मिला था वो नहीं मिल पाएगा। इससे आगे राइटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ट्रेंड की अगर बात करें तो इनपुट प्राइसेस आपकी राइज हो रही हैं, जिसमें भी पर्टिकुलरली हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें। क्योंकि अगर कहीं पर भी देखो कि कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं या कॉरपोरेट परफॉर्मेंस जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उन लोगों का सारा काम मैक्सिमम या मैन्युफैक्चरिंग का काम किस में होता है? सारा गुड्स का, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप कंसिडर करोगे। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स तो राइज हो रहा है, तो ऐसे में जो इनपुट कॉस्ट है इन कॉरपोरेट्स की, मान लो एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, उनको अगर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या मान लो कोई कार मेकिंग कंपनी है, तो उनको जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, उनकी प्राइस अगर ऑलरेडी नॉन फूड इन्फ्लेशन हमने देखी ना ज़्यादा चल रही है, तो उसके चलते महंगा मिलेगा। अब वो बात ठीक है कि अभी तो चलो एक बार उनको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि हाँ जी कार बनाने के लिए हमें ये एक्सेसरीज चाहिए, ये खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद में कार प्रोड्यूस कर देंगे। फिर आप देखो कि जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होता चला जाता है, डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होती है, तो वैसी परिस्थितियों में आप देखते हो क्या हो जाएगा कि ये कॉर्पोरेट हाउस क्या अपने पॉकेट से उस खर्चे को बियर करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, वो कंज्यूमर के ऊपर लोड क्रिएट कर देंगे। जैसे ही डिमांड थोड़ी सी बढ़ी नहीं, आप देखोगे प्रोडक्ट के राइज कर दी जाएगी प्राइस, क्योंकि कॉरपोरेट्स ने जो माल खरीदा है कार बनाने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो माल अगर उनको महंगा बिका है तो वो उनका प्रोडक्ट जो बन रहा है उस प्रोडक्ट को भी तो वो मार्केट में महंगा ही बेचेंगे। वो तो चलो ठीक है कि सिचुएशन अभी थोड़ी उल्टी है कि डिमांड थोड़ी कम है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपनी जो प्राइस है उसको राइज नहीं कर पा रहे हैं। पर एक बार डिमांड जैसे ही राइज होगी तो वो कंज्यूमर पे लोड शिफ्ट कर दिया जाएगा कि हाँ जी जो 5 लाख रुपए की कार थी अब वो राइज हो गई 6.5 लाख रुपए पर कार के हिसाब से, अब आ जाओ आप मार्केट में। तो लोड किस पे गया? कंज्यूमर पे। ठीक है, आज की परिस्थिति अगर देखें तो इन्फ्लेशन के पीछे क्या है? इन्फ्लेशन के पीछे एक तो सप्लाई साइड का मैंने बताया आपको, सप्लाई साइड के अलावा डिमांड तो कम है, लोगों के पास में पर पैसे की कमी नहीं है, ये ध्यान रखें आप। क्योंकि अब पैसे की कमी का मतलब ये हो गया कि मार्केट में पैसा, वैसे तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी, हमने देखा है इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई देखो इस इन्फ्लेशन ट्रेंड को मॉनिटर तो बिल्कुल क्लोजली कर रहा है, और आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू कर दी थी जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और उसमें टारगेट दे दिया भाई 4 ± 2% का आपको रेंज में रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके चलना है। तो ऐसे में आप देखो कि आरबीआई को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ेगी पॉलिसी को एक बार, कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है और पेंडेमिक है, अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, तो सिचुएशन बिल्कुल अनसर्टेन है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, पिछले सालों के कंपैरिजन में भी अगर देखें या रीसेंट ट्रेंड को भी देखें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन पर ध्यान तो सरकार को और आरबीआई को रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि राइज अगर होता चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर बाद में वही चीज़ है कि पहले तो हम पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद में ये क्राइसिस
और आ जाएगा। इसके अलावा रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फाइनलाइज किया कि हम 4% से कम ना तो हम जाएंगे, ना अभी हमारा कोई मानस है कि हम 4% से राइज करेंगे। तो ऐसे में एक तरफ तो आप देखो मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है। अब आरबीआई भी क्या है जी, एक लेंडर ही तो है। आरबीआई अपने खुद के पैसे को लैंड करता है बैंक्स को, और बैंक लैंड करते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब आप देखो, मैंने अभी बताया था इन्फ्लेशन के चलते क्या है, लेंडर को नुकसान है। तो ऐसे में आरबीआई लोन दे रहा है किसको, बैंकों को, तो ऐसे में आरबीआई नुकसान में गया कि नहीं, और बैंक लोन दे रहे हैं कस्टमर को, तो बैंक नुकसान में गए कि नहीं। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा लोड किसको हो रहा है, लॉस किसको हो रहा है, सबसे ज़्यादा आरबीआई को। तो ऐसे में आरबीआई के खुद के पास में एक तरीके से इन्फ्लेशन के चलते नेगेटिव इंटरेस्ट रेट गेन कर पा रहा है आरबीआई, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा हाउस होल्ड्स की अगर बात करें तो वो अपनी मैक्सिमम सेविंग्स में से लगभग 50% हिस्सा जो है वो बैंकों में डिपॉजिट के तौर पे रखते हैं। अब आप देखो कि जब बैंकों के पास में इंटरेस्ट रेट ही कम लगा पा रहे हैं बैंक, तो वो क्या डिपॉजिट्स पे आपको रिटर्न दे पाएंगे ज़्यादा। कोई ज़माना था जब 4% तक भी आपको बैंक डिपॉजिट के ऊपर मिलता था, और आज चल रहा है 2.5 से 3%, या शायद 2 से 2.5% तक की रेंज चल रही है डिपॉजिट्स पे। जो बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो उसको, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होती है उसको देखा करो आप, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे 2 से 2.5% ही अभी आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में हाउस होल्ड के ऊपर और ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो एक इक्वेशन इतना, मतलब एक स्टिमुलस की डिमांड हो रही है, हर तरफ से एक ही चीज़ मिल रही है कि कैसे भी करके इकोनॉमी को एक पुश मिले, घूमना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब उस सर्कुलेशन ऑफ मनी में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों के अंदर, तब जाके इकोनॉमी अच्छे से काम कर पाती है। तो देखो, अब एसेट्स की बात करें या फिर सरकार की मतलब लोगों की बात करें, तो स्पेस देखो बहुत कम है। लोग अपने पैसे को निकाल करके बैंक डिपॉजिट से और डाल रहे हैं रिस्क वाले एसेट्स में, जैसे कि इक्विटीज़ में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब डिपॉजिट्स पे उनको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। रही सही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे देखिए तो बहुत सारे डाउट्स हैं, रैमिफिकेशंस अभी कंटिन्यू है। और जो एल्बो रूम होता है जिसमें कि आरबीआई के द्वारा कुछ अकोमोडेटिव स्टांस है, इंटरेस्ट रेट को और कम करना, या फिर सरकार के द्वारा फिस्कल सपोर्ट देना, उनमें भी कहीं ना कहीं स्पेस की कमी आ रही है। तो पॉइंट क्या है कि अब बच क्या जाता है, कैसे कोई काम किया जाए। तो इसका एक तो तरीका ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्साइज रेट आप लगाते हो उसको थोड़ा सा डाउन करो, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बेसिस पे जैसे ही महंगाई बढ़ती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसका असर हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है किसके ऊपर, बाकी इन्फ्लेशंस पे भी। जैसे सब्जी है, मान लो एक खेत से सब्जी को उगाया गया और मार्केट तक लाया गया, तो किस में लॉरी या ट्रक में लाया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, उस क्रूड ऑयल की प्राइस राइज का असर उस सब्जी पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो बोले एक तो आप एक्साइज रेट जो है वो रिड्यूस करो। इसके अलावा इन्फ्लेशन ब्लो को सॉफ्टन करने की ज़रूरत है सप्लाई साइड इंटरवेंशन के बेसिस पे। मतलब ये हो गया कि जहाँ पर सप्लाई के चलते महंगाई बढ़ रही है उसको हमें एक तरीके से मैच करने की ज़रूरत है। और अकोमोडेटिव स्टांस तो देखो आरबीआई जो है वो कंटिन्यू रखेगा ही, उसमें डाउट नहीं है। पर वही चीज़ है, हमें पूरा एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि पता पड़े कि आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखता रखता इतना हो गया कि हमारे इंपोर्ट पे हम डिपेंड करते हैं, और आज रुपया $1 के कंपैरिजन में 72 पे ट्रेड कर रहा है और वो 79-80 पे पहुंच गया, तो हम इंपोर्ट पे और ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो पता पड़ा कि हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया इंटरनेशनली। तो सारी इक्वेशन एक बैलेंस बनाने की होती है देखो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। एक्सट्रीम नहीं जा सकते आपको बैलेंस बनाना होता है। कर्जा भी होना चाहिए, प्रोग्रेसिव भी आपका करियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हमने जानने की कोशिश की इस आर्टिकल के थ्रू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज करिश्मा अबव अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि एक इंडिविजुअल जिसकी खुद का एक पर्सनैलिटी कल्ट बन गया है वो अकाउंटेबिलिटी से भी ऊपर हो गया। जैसे कि आज के टाइम पे बार बार कहा जाता है कि करंट प्राइम मिनिस्टर, और जब 1970s के टाइम पे 1960-70s के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, तो उनका जो खुद का पर्सनैलिटी कल्ट जो था, उनका जो करिश्मा था या जो उनका मैजिक था, उसके सामने कोई अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं होती थी। उन्होंने जो कर दिया बोला सही कर दिया, देश हित में किया। ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर क्रिस्टोफ जेफरलॉट के द्वारा। ये प्रोफेसर हैं, देख लेते हैं इनकी प्रोफाइल को। ये राइटर सीनियर फेलो हैं सीरी साइंस POCNRS
पेरिस में। इसी तरीके से प्रोफेसर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी एट किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट लंदन। तो इन्होंने ये बताया है कि मोदी और इंदिरा गांधी में बहुत सारी चीज़ें मैच होती हुई दिखाई देती हैं कि उनके अंदर जो एक खुद का पर्सनालिटी का एक वो बन गया है ना इमेज, उसको कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। तो ये देखो मैक्स वेबर के द्वारा, एक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं मैक्स वेबर, उनके द्वारा बताया हुआ है। देखो पर्सनालिटी अलग अलग तरह, ट्रेडिशनल पर्सनालिटीज़ होती हैं, करिश्मेटिक पर्सनालिटी होती है। ट्रेडिशनल का मतलब हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लाइक दैट। तो ऐसे में उस राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो चाहे बेटा निकम्मा हो पर उसके सामने सब सलामी देंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर करिश्मा की बात करें तो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी का मतलब हो गया एक इंडिविजुअल जिसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसके चलते उनकी वैल्यू इतनी अप हो गई कि अब उनसे कोई सवाल ही नहीं करता कि भाई ये बंदा तो जो काम करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो बोला इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की क्वालिटी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई, तभी तो बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी से ऊपर करिश्मा पहुंच गया, ठीक है। वो उनको सुपर ह्यूमन कंसिडर करना शुरू कर दिया था, सुपर नेचुरल पावर्स के साथ में। तो हर चीज़ में क्या जाता है कि बोला उनकी क्वालिटीज़ पे ज़्यादा चीज़ें फोकस करनी शुरू कर देते हैं। तो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या क्वालिटीज़ का फोकस है जी, कि गुजरात के टाइम पे जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद उन्होंने अपने इलेक्शंस में कंटिन्यू परफॉर्मेंस रखी, डिमोनेटाइजेशन शुरू की तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बोला गया, बालकोट स्ट्राइक कर दी तो उसके लिए एक अनप्रेसिडेंटेड मैनर में पाकिस्तान लेड इस्लामिक टेररिस्ट को काउंटर करने की बात की और आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया। ये सारी चीज़ें बता दी। इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बोले, उस टाइम पे भी इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाता था, वजह कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया था। पाकिस्तान जो कि आर्क राइवल है इंडिया का, ठीक है। तो 1971 वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद में सिक्किम को एनेक्स कर लिया गया था, इमरजेंसी इंपोज कर दी। अब इमरजेंसी इंपोज कर दी, उसके बावजूद इमरजेंसी भी इंपोज की। अब ये सारे नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा 11 मिलियन लोगों को स्टरलाइजेशन कर दिया, मतलब उनकी नसबंदी कर दी गई थी। जो 20 पॉइंट टारगेट था ना संजय गांधी के द्वारा चलाया हुआ, जिसमें टारगेट दिया गया था डॉक्टर्स को, पता पड़ा था कि 87 ईयर्स ओल्ड लोगों की भी नसबंदी कर दी गई थी कि बस टारगेट अचीव करना है। फिर उसके बाद में 1977 में कोalition सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार, इंदिरा गांधी हार जाती हैं, पर पता पड़ता है कि वो सरकार 2 साल भी नहीं चलती ढंग से। 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर से गांधी बन के आ जाती है। तो आप देखो कि माहौल कुछ ऐसा है कि हर तरीके से एक इंडिविजुअल जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंचा दिया लोगों की इमेजिनेशन में, तो उनसे कोई जवाब ही नहीं पूछा जाता। करिश्मा जो है वो, कैरिज्मेटिक जो एटीट्यूड है वो अकाउंटेबिलिटी से भी ऊपर हो गया, जबकि डेमोक्रेसी में हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। साथ में आप देखोगे कि इन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम पर रिहैबिलिटेशन किया गया था, इमरजेंसी के बाद में जिन लोगों को परेशानी हुई उनको रिहैबिलिटेट कर दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जब कभी भी वोट्स की बात करें, हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो बड़े बड़े लीडर्स ने अपने एक थीम कंटिन्यू रखी है। वो थीम ये रखी है गरीबी पे। आज तक 47 के बाद में आज तक कितने साल हो गए, गरीबी ख़त्म करना क्या इन पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं था? बिल्कुल था ना, तो भी नहीं कर पाए ये ख़त्म, क्योंकि गरीबी एक ऐसा वेपन है पॉलिटिशियंस के हाथों में जिसके चलते ये अपने वोट बैंक को क्रिएट करते हैं। कल मैं अवध ओझा सर का एक लेक्चर देख रहा था यूथ क्रांति के ऊपर, आप भी देखा करो, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बताते हैं वहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे अपने खुद के पे बताते हैं वो। तो उन्होंने बताया, बोला कि इंडिया में वोट के लिए अवेयरनेस 90% बताते हैं। बोले 90% लोगों को यही नहीं पता है कि राइट टू वोट है मेरा। अब आप खुद भी वोट अगर देते हैं तो आपको खुद को नहीं पता कि मेरा राइट टू वोट मेरा खुद का फंडामेंटल राइट है। क्योंकि आप देखो, आप वोट देने जाते हो तो आपको या तो कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन के नाम पे आपको ओरिएंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में बात आ जाती है कि बोले जो लोग अनएजुकेटेड हैं या फिर जो लोग केवल और केवल इतना सोचते हैं कि हाँ भाई शराब मिल जाए तो अपना काम हो जाए, तो बोला दूसरा पॉइंट आ जाता है, बोला शराब। 50% काम तो ये रिलीजन कम्युनिटी कर देती है, फिर बचा हुआ 10-20% का काम ये करती है आपकी 30% के लगभग काम किया जाता है इसके द्वारा, शराब के द्वारा। और फिर उसके बाद में रहे सही में पैसा 500-1000 रुपये और पकड़ा दिया जाता है, ये लो जी वोट फिक्स हो गए। जो रियल में मुद्दा होना चाहिए वोट देते टाइम पे वो होता है कि मुद्दा क्या है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, एक्स फैक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसको सब इग्नोर करते हैं। उसको केवल इंडिया की पॉलिटिक्स में 10% वेटेज मिला है, बाकी 90% इन फर्जी चीजों को मिला हुआ है। इसमें के चलते हमारे यहां पर रूलिंग्स जो आती है वो केवल और केवल सिगूफे बन के रह जाते हैं, राइट। तो ये चीज है, अब इस आर्टिकल से आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा आप देखो कि गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें तो हमेशा से एक चीज आई है कि बोला स्ट्रांग लीडर्स की जरूरत होती है। बोला एक स्ट्रांग लीडर अगर मिल जाए किसी भी कंट्री को, पर्टिकुलरली इंडिया को, ऐसा माना जाता है इंडिया में, तो वो कोई भी डिसीजन लेगा तो उसके पीछे कहीं बहुत लंबे रेपरकशंस होंगे, बहुत लंबे अच्छे खासे आउटकम होंगे। रही सही में इंडिया के लिए चैलेंज, यहां की डोमेस्टिक इश्यूज को छोड़ करके चैलेंज क्या बताया जाता है? सर्वे जब किया गया, आप देखो कि इंडिया के लिए थ्रेट क्या है, पुअर्टी एंड एजुकेशन, ये नहीं है। बोला आईएस सबसे बड़ा थ्रेट है। बोलो टेररिज्म से ज्यादा बढ़कर के क्या ये एजुकेशन, हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इसके लिए यहां पर राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं, या फिर अवध ओझा सर का भी मैं यहां पर इंटीग्रेशन लेकर के आ रहा हूं कि आप अगर हेल्थ, एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन तो सबको मिलना चाहिए, इसमें डाउट ही नहीं है। और हेल्थ और एजुकेशन अब एंश्योर होनी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। कल परसों मैं एक कोट भी देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि जिस देश में शराब की दुकानें तो धड़ल्ले से खुल रही हैं और स्कूल खोलने के लिए अभी 1000 बार सोचा जा रहा है कि स्कूल खोले या ना खोले, वो देश क्या प्रोग्रेस कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि आईएस को ज्यादा थ्रेट माना जा रहा है बजाय कि दूसरे थ्रेट्स के। ठीक है, आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो कि 2014 में राइज हुआ था, फिर उसके बाद में डिक्लाइन करके अभी भी कहीं ना कहीं अलग अलग पैक्स में ऑपरेट कर रहा है। इवन इंडिया में भी इसके बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं, वो राइज हो रहे हैं। अब मिलिटेंसी आती क्यों है जी? अगर रोजगार मिलेगा तो क्यों मिलिटेंसी पे जाएगा कोई? एजुकेशन मिलेगी तो क्यों अगर अपना पाथ को डाइवर्ट करेगा खुद से? तो इन बेसिक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। 1924 में महात्मा गांधी ने कोहात राइट्स के टाइम पे कहा था कि अगर एक मुसलमान अगर कहीं पे भी पॉलिटिक्स में आ रहा है तो बोलो वो तो देखो कहीं ना कहीं बली है। बुली का मतलब होता है दबंग तरीके से आने की कोशिश करता है, जबकि एक हिंदू अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है तो वो कोवर्ड है, दैट मीन्स वो डर के मारे आ रहा है। तो ये मुसलमान और ये जो चीज़ है, बोले ये चीज़ें, ये लेगेसी है ब्रिटिश राज की जो अभी भी कंटिन्यू चलती आ रही है और उसके क्लचेज से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है ना? इसके अलावा डेमोग्राफिक फिगर्स की अगर बात करें तो जब सेंसस हुआ था, वही ब्रिटिश राज के टाइम की बात है, तब पता पड़ा था कि लगातार एक पर्टिकुलर ट्रेंड देखने को मिला कि जिसमें हिंदूज की पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो रही थी और बाकी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं इंक्रीज देखा जा रहा था। तो उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं ग्रैब किया गया। और देखो, कोई भी पर्सनैलिटी कल्ट अगर क्रिएट होता है ना, तो कोई ऐसी चीज़ को पकड़ा जाता है जिसके बेसिस पे फिर वो अपनी इमेज को बढ़ा लेते हैं, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात होती है इंटरनेशनल ऑरा। इंदिरा गांधी जी की भी वही थी, एक वर्ल्ड में उनकी इमेज थी कि हाँ, इतनी दबंग इंडिविजुअल कभी मिल सकती है क्या इंडिया को? ठीक है, डिसीजन लेने के अंदर, डिसीजन मेकिंग पावर में। अमेरिका ने कहा कि क्या बोलते हैं, आप हमारा साथ दो या फिर हमारी बात मानो, तो अमेरिका को सीधा चैलेंज कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन राइज हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट, उधर यूएसएसआर के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी, ओपन चैलेंज अमेरिका को, तो सीधा इमेज बढ़ गई इंडिया की। सेम चीज जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं फर्स्ट टेन्योर के टाइम पे, तो ये बार बार जाकर के और अलग अलग, आपको पता है ना कि एक क्या फ्लाइट मोड पे है। पहले वाला तो साइलेंट मोड पे था प्राइम मिनिस्टर, आपने भी सुने होंगे कि पहले वाला प्राइम मिनिस्टर तो साइलेंट मोड पे था। मनमोहन सिंह जी के लिए बोला जाता था कि वो बहुत चुप है, और इनके लिए बोला था फ्लाइट मोड पे है। तो फ्लाइट मोड का वजह ये थी कि इन्होंने अपना जो इंटरनेशनल ऑरा है उसको अपलिफ्ट करना था, और उसी इंटरनेशनल ऑरा के चलते आज आप देखोगे कि इनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। और वही पर्सनैलिटी कल्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर अकाउंटेबिलिटी की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करवाना, इसके अलावा इंडिया का स्टेटस इंटरनेशनली बहुत राइज करना, ये चीज़ें वाकई में काबिल तारीफ है, इसमें डाउट नहीं है। बट अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स होनी जरूरी है ना। आप पूछो तो सही उनसे कि भाई आपका क्या टारगेट है, ये आपने डिमोनेटाइजेशन किया, ये क्यों गलत है कि सही है? तो देखो, अल्टीमेटली पॉइंट यहां पर यही आ रहा है कि भाई जो गांधी जी ने संत आत्मा की बात की थी, मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था मॉरिस एंड जोन्स के द्वारा, कि गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो सेंटली पॉलिटिक्स थी, कि एक संत आत्मा अपनी खुद की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है और उसको सब फॉलो कर रहे हैं। जबकि अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको गुरुहुड पॉलिटिक्स बोली जा रही है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैन सिंड्रोम देखने को मिलता है कि हाँ जी, पावरफुल आदमी है और एक गुरु की तरह काम कर रहा है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखो डिबेट चल रही थी ना, तो बी आर अम्बेडकर जी ने सीधा सीधा अपनी तरफ से बोला भी था, स्टेटमेंट दिया था कि
अगर किसी एक इंडिविजुअल बहुत ग्रेट है और उसकी ग्रेटफुलनेस को आप उसके मतलब एक एक्सपेक्ट करते, मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ जी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये देश के लिए, पर वो ग्रेटफुलनेस है ना, वो लिमिट नहीं बननी चाहिए कि आप केवल और केवल एक इंडिविजुअल को ही फोकस में रख करके फिर बाद में पूरी पॉलिटिक्स को हाँ या ना में फिर जवाब में देना शुरू कर दो, नहीं तो बोले वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। हिटलर के साथ क्या था जी, यहां पे अदरवाइज मत लेना, हिटलर के साथ क्या था कि एक इंडिविजुअल को प्रेज किया, इतना प्रेज किया कि इसने जो कुछ भी कहा उसको लोगों ने आंख मीच करके फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वो भी तो कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल ही था, करिश्मा ही लोग इंसान था। वो ही रिजल्ट यहां पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का डर रहता है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? ब्लाइंड फेथ। ठीक है, सेम चीज आप यहां पर अभी एक ये केवियट है यहां पर राइटर के द्वारा, केवियट का मतलब वार्निंग। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, नहीं तो देखो फिर बाद में प्रॉब्लम चलती रहेगी। इसी तरीके से फिर वही चीज़ है, एक बार सत्यमेव जयते में एक बंदा आया था, उससे पूछा गया कि इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी है। बोले इंडिया की पॉलिटिक्स है जूते खाओ या प्याज खाओ। वो कैसे? बोले 5 साल जूते खाते हैं, दर्द होने लग जाता है, तो बोलते हैं बोले प्याज खाते हैं। अब प्याज खाना शुरू किया, मुंह जलने लग गया, 5 साल के बाद में दूसरी सरकार आ जाएगी। ये ऑल्टरनेट चलते रहते हैं और दोनों तरफ से जनता को नुकसान बनता रहता है। समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द फेडरल लेटडाउन। आर्टिकल को लिखा है राकेश सिन्हा जी के द्वारा, ये राज्यसभा में एमपी है बीजेपी के। तो देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स है? इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बोले यहाँ पर इसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा था। एक तो ये कि बहुत सारे स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ ला करके फिर बाद में हमने कंट्री को क्रिएट किया था, ठीक है। पर उसके बाद में भी आज की परिस्थितियां देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट के चलते आज भी देश इंटीग्रेटेड है। नहीं तो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो अलग डिमांड करते रहे हैं प्रीवियसली कि हमें अलग से हमारा देश बनाना है। सेम चीज़ अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो देखने को मिला है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में हमें बताया कि क्या था प्रोविजन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, जो साइक्लोन यास आया था तो उसके रिव्यूज लिए जा रहे थे कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होने से बचा सकते हैं। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनके चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय मीटिंग को 15 मिनट के अंदर अंदर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अभी फेडरलिज्म के ऊपर कोई वीकनेस आ रही है। तो राइटर एक चीज बोल रहे हैं यहां पर कि पार्टी सिस्टम देखो इलेक्शन से पहले काम करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम आप इलेक्शन के बाद में जो पॉलिटिक्स करते हो उसको तो छोड़ो, वो छोड़ना जरूरी है, नहीं तो उसका नुकसान देश को देखना पड़ता है। तो एक तो ये पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा राइटर आगे बताना चाह रहे हैं वो चीज कुछ ऐसी है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे पहले एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 1959 में। वो कब? हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आपको पता है 2 पार्टियां नहीं चलती हैं, जैसे यूएसए में है 2 पार्टियां चलती है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स। हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें रीजनल पार्टीज को भी पूरा राइट दिया हुआ है और साथ में नेशनल पार्टीज में भी कन्वर्ट हो सकती हैं अगर उनका पकड़ अच्छी खासी हो जाती है। जो आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्निशन दिया जाता है कि हाँ ये स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। तो 1959 में केरला में पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है। रिजल्ट क्या होता है? वहां पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की जाती है। तो उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे जीवी पंत। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में देखो आपको स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन पे काम करने की जरूरत है, सबकी वेलफेयर इंश्योर होनी जरूरी है। चाहे वो स्टेट्स की बात करो, चाहे कोई भी लोकल इंडी, चाहे वो मराठी हो, चाहे बंगाली हो, कोई भी हो, चाहे राजस्थानी हो, कोई भी हो, सबको आप वहां पर अकोमोडेट करो, उनको फैसिलिटेट करो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। साथ में टॉलरेंस, पेशेंस और फॉरबियरेंस, ये 3 की पिलर्स हैं। ये अनलिमिटेड फंडिंग होनी चाहिए डेमोक्रेसी को अगर हमें कंटिन्यू एक सक्सेसफुल मैनर में करना है। तो आर्टिकल 356 का जब यूज़ किया गया ना, पहली बार ये था केस, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, तो ये पहली बार था कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था केरला के अंदर, तो इसको बोला गया था एटम बॉम्ब अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो इस चीज का यूज बोला बार बार किया जाता है पिछली सरकारों के द्वारा। अब यहां पे कांग्रेस पे हिट कर रहे हैं, हम कांग्रेस पे फोकस ना करके प्रीवियस गवर्नमेंट का नाम लेंगे, क्योंकि करंट गवर्नमेंट ने भी आर्टिकल 356 का यूज रिसेंट किया था। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का केस है, उत्तराखंड का केस है, वो बात ठीक है
कि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे डिसीजन को रिवर्ट कर दिया कि जी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, या फिर हाई कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया कि यहाँ पर आर्टिकल 356 अप्लाई करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आर्टिकल 356 जब ऐड किया गया था ना पहले शुरुआत में, तो अंबेडकर जी ने भी ये कह दिया था, बोले ये एक डेड लेटर है। डेड लेटर का मतलब इसका बहुत कम यूज होगा, बट रियलिटी है कि इस लेटर का यूज इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि लगातार फेडरलिज्म के ऊपर सवाल उठते चले जाते हैं। तो एक तरफ तो सेंटर अपनी दादागिरी लगाने की कोशिश करता है आर्टिकल 356 के तहत, और दूसरी तरफ अब स्टेट्स जो हैं वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के चलते सेंट्रल जो कंट्री की यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से कमी है। आपको एक चीज ये तो पता है कि हमारे यहां पर कौन सा सिस्टम काम में लिया जाता है वोटिंग के टाइम पे, जनरल इलेक्शंस में, फर्स्ट पास द पोस्ट। दैट मींस कि जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा, चाहे उसके पास में एक ही वोट ज्यादा क्यों ना हो। समझ गए? तो फर्स्ट पास द पोस्ट ये हमारे यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है। तो ऐसे में बोले 1957 में असेंबली इलेक्शन जब हुए थे तो जो जीतने वाली पार्टी थी, ठीक है, जिसमें फिर सीएम बनते हैं नंबूदिरीपद जीतते हैं, उनके पास में सीटें होती हैं 60 और वोट मिलते हैं उनको केवल 35%। जबकि ऑपोजिशन में बैठती है कांग्रेस पार्टी, उनको वोट तो मिलते हैं 35 के कंपैरिजन में 37%, पर सीटें मिलती हैं 46। तो मेजोरिटी किसकी आ गई जी? 60 वाले की आई कि नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में आप देखो कि वोट कम मिलने के बावजूद भी सरकारें बन जाती हैं। तभी तो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो। तो ये डाइकोटॉमी एक अननेचुरल नहीं है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट में अंदर कॉमन चीज है। कि अब आप देखो ये जो इलेक्शंस थे, मैं बताता हूं आपको, इसके जो 2017 के अंदर इलेक्शन हुए थे ना, इसके यूपी के अंदर असेंबली इलेक्शन, वहां पर मायावती की पार्टी को अच्छे खासे वोट्स मिले थे, पर उनको सीट्स बहुत कम मिली थी इन वोट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो चीज़ एक कॉमन ट्रेंड है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है फर्स्ट पास द पोस्ट में। पर पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि डेमोक्रेसी में देखो कुछ लिमिटेशंस अगर आनी शुरू हो जाती है और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर जाना शुरू कर दे कोई, तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में अभी के टाइम पे ये चैलेंज नहीं थे, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे जब बहुत सा बार प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया था। फिर बीजेपी, आरएसएस समथिंग वो चीज़ें वो हमारे इतने काम की है नहीं। फिर बाद में करंट गवर्नमेंट को प्रेज किया जा रहा है क्योंकि करंट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। इनका बोलना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को राइज करने की बात की है। चाइना को फिर किस तरीके से चाइना ने अपनी जो अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में जो एग्रेशन दिखाया, बोलो इसको हमने टैकल किया। इसके अलावा बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चला रखी है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन की बात करो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करो, जनधन योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ परिवारों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बोला हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके गरीब का ध्यान रखा जाए। और गरीबी देखो हमेशा से इंडिया में फोकस में रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा हो, या फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे महात्मा गांधी नरेगा स्कीम चलाना हो, या फिर अभी की बात की जाए तो अभी ये जो इतनी सारी स्कीम्स चल रही है वो सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो ओवरऑल पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म को मेंटेन रखते हुए इन चीज़ों पर काम किया गया। अब एक एग्जाम्पल आता है फेडरल सिस्टम का, वो है देखो यूएसए एक प्योर फेडरल सिस्टम पे काम करता है जिसमें स्टेट्स में ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू यूनियन नहीं है वैसे तो वहाँ पर, जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें अभी जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ऐसे में रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूनाइटेड नेशन के, तो यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था। एक तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना, नियो लिबरलिज्म, जिसमें रोनाल्ड रीगन यूएसए के प्रेसिडेंट और मार्गरेट थैचर जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसी टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं न्यू फेडरलिज्म। उसमें ये कह दिया कि हम स्टेट्स को अब पैसे का जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, जो भी हम उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं, बोला हम उनको बंद करेंगे। पर उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा और डिसीजन को रिटर्न कर लिया। पॉइंट क्या आ गया कि फेडरेशन के अंदर बैलेंस बनना जरूरी है और डिसीजन को रिवर्स करना कई बार जरूरत पड़ जाती है, मजबूरी आ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करते रहो और केवल पार्टी पॉलिटिक्स के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप डिफाई करो, उनको क्रिटिसाइज करो। जैसे कि यहां पर सीधा एक्सप्लिसिटली नाम ले रहे हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये लगातार फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, बोलो कोविड-19 के टाइम पे सही काम नहीं किया गया। देखो हेल्थ है, अभी कोविड-19 की बात करें तो हेल्थ है वो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का।
तो 25 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो फ्रैंक एंथनी ने ये कहा था कि ये बहुत गलत चीज कर रहे हैं, ग्रेट ब्लंडर है कि स्टेट्स के हाथ में हम हेल्थ को दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अमीर स्टेट है वो तो अपने लोगों की हेल्थ की अच्छे से ध्यान रख पाएगा और जो गरीब है उसके ध्यान कोई नहीं रख पाएगा। तो ये डिफरेंशियल प्रोविंशियल रिजीम बन जाएगा जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए पूरे देश में। तो एक तरफ तो आइडियोलॉजिकल म्यूटेंट्स देख सकते हैं हम कि दोनों तरफ की पार्टीज लड़ाई लड़ रही हैं। तो देखो पॉइंट वही आता है बार बार कि पार्टी पॉलिटिक्स से हटो और फिर बाद में देश की ग्रोथ के लिए काम करो, ये बोलना चाह रहे हैं राइटर। तो देखो यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे आर्टिकल 356 हो गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करें या फिर वेलफेयर स्कीम्स की बात करें या फर्स्ट पास द पोस्ट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पिक किया था। और कैरिस्मेटिक वाले के अंदर कि करिश्माई पर जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से अपने आप को डोमिनेट बना लेती हैं और उनके काम करने के तरीके क्या होते हैं, जबकि रियल सेंस के अंदर जो मेन फैक्टर होता है वो इग्नोर होता चला जाता है। ठीक है, अब लास्ट आर्टिकल है उसकी थोड़ी देख लेते हैं। देखो इसमें ये बताया वैक्सीनेशन शुरू तो हो ही गया है और अच्छी खासी पेस पे चल रहा है, पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि एक तो सरकार कंटिन्यू इस वैक्सीनेशन को कंटिन्यू रखे और 80 लाख वैक्सीन हर दिन लगेंगे, तब जाकर के 2021 तक हमें दिसंबर 2021 तक जो वैक्सीनेशन करने का टारगेट किया है वो पूरा हो पाएगा। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये है। दूसरा, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, केवल 2 ऐसी कंपनीज जो काम कर रही हैं इंडिया में, तो उनके लिए बोला हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही सरकार ने कहा कि 150 रुपये पर डोज के हिसाब से हम पे करेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में इन कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल, तो इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अभी वैक्सीनेशन को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है, नंबर 1, और दूसरा बूस्टर डोज भी देने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी दी जा सके इस नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, क्योंकि लगातार ये वायरस म्यूटेशन कर रहा है और आपको पता है डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ चुका है। तो ऐसे में अभी तक तो देखो 30 करोड़ पॉपुलेशन को सिंगल डोज मिली है और 6 करोड़ पॉपुलेशन को डबल डोज तक मिल पाई है। तो ऐसे में अब बहुत स्पीड से वैक्सीनेशन देने की जरूरत है क्योंकि अभी बर्डन खत्म नहीं हुआ है। तो ये बताया हुआ है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।